Hello everyone and welcome to my YouTube channel Nursing Unfiltered. So today I will discuss about my topic about anatomy and physiology. तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों में फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है। तो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट जानने के लिए हमको सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी को जानना है, दैट व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी और व्हाट इज एनाटॉमी। सो एनाटॉमी क्या होता है? सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें कि हम फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। बेसिकली हम ह्यूमन बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी? देन फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शंस सच एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स क्या होता है कि ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है। मीन्स कि एनाटॉमी में हम फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो यहाँ हम इसमें स्टडी करते हैं उसका इंटरनल वर्किंग को, मतलब जो उसका फंक्शनिंग है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसका फंक्शन हो गया, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जो फंक्शंस होता है, बेसिक फंक्शंस होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। सो इट इज़ आवर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। तो बेसिकली जो हमारा हम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल? तो हम बोलते हैं एटम होता है, ठीक है। तो एटम जब साथ में मिलते हैं, दो एटम साथ में मिलता है, सिमिलर एटम साथ में मिलते हैं, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जब मॉलिक्यूल मिलते हैं साथ में तो फिर सेल का फॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो है हमारा ह्यूमन बॉडी, उसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल, जब सेल और सेल मिलता है तो ये क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ को बनाता है। और टिश्यूज़ फर्दर क्या करते हैं? एक साथ कंबाइन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़, सिमिलर टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यही ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो वेरियस सिस्टम्स है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में बेसिकली 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स वर्क करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटीग्युमेटरी सिस्टम्स, जिसमें कि हमारे हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड बेसिकली, तो ये सारे चीज़ आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे जितने भी बोनी पार्ट्स हो गया, जो हमारा जो बोन्स हो गया, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी का, उसको हम स्टडी करते हैं। मस्कुलर सिस्टम में जो हमारे जो मसल्स हो गया, जितने भी हमारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स है, उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है, हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम्स में बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी है इसमें आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा जो हमारा लिम्फ चैनल्स, लिम्फ के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मिलकर बनता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा टोटल एलिमेंट्री जो कनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट से स्टार्ट जो हमारा जो पूरा पैसेज है हमारा डाइजेशन का, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारा जो ब्रेन का पार्ट है, जो ब्रेन रिलेटेड है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि हमारा जो है, हमारा जो बेसिक जो है, हम न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा जो फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनका फंक्शन, सब कुछ इसमें डिस्कस होगा।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारा जो लाइफ है उसमें कुछ बेसिक प्रोसेसेस है, कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है। जैसे कि पहला हो गया मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इसका मतलब ही होता है क्या, मेटाबॉलिज्म मतलब कि ये क्या होता है कि इसमें जो है ना सम होता है, जो केमिकल प्रोसेसेस जो होता है वो ऐड ऑन होता है और जो कि हमारे बॉडी में चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको। एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है। कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, मेटा मीन्स बनाना, ठीक है। तो कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर सब कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो एग्जाम्पल में हो सकता है कि जब प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस पे कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसमें क्या होता है ना कि बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट्स। तो इसमें हम बनाते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम बना देते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम इसका एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड से हम प्रोटीन बिल्डअप कर रहे हैं हमारे बॉडी में। तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड थर्ड होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है होम्योस्टेसिस। तो हमारा होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो ये होता है ना कि मतलब हमारा जो बॉडी का नॉर्मल जो सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म्स है ना हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म मतलब क्या है कि हमारा जो एक बॉडी का जो इंटरनल जो कंडीशन है या इंटरनल जो उसका मैकेनिज्म है मेंटेन करने के लिए जो चलता रहता है हमारे बॉडी में मैकेनिज्म, तो उसी को होम्योस्टेसिस, इसलिए इसको बोला जाता है द सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म दैट ट्राइज टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन, ठीक है। विदाउट होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू हैव स्टेबल इंटरनल कंडीशन एंड देयरफॉर वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो होम्योस्टेसिस कंडीशन अगर नहीं हो एक इन ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर, तो क्या होगा कि इसके वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना नॉर्मल इंटरनल स्टेबल कंडीशन नहीं बना पाएगा और वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस इज डायनामिक कंडीशन इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन। तो क्या होता है होम्योस्टेसिस जो हर एक ऑर्गेनिज्म में जो चेंजिंग कंडीशन के साथ चेंज होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है क्या करता है हर एक कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करता है, चेंज करता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो अपना बॉडी जो है उसको अडेप्ट करने का कोशिश करता है। इन वर्स्ट कंडीशन में बॉडी जो है अपने आप को कोशिश करता है कि उस कंडीशन से हम बाहर निकल जाए, अडेप्ट कर जाए। तो हम फिर इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा जो होता है इसमें दो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बेसिकली वर्क करता है, नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दो सिस्टम तो हम लेटर ऑन अच्छे से डिस्कस करेंगे। और क्या बोल सकते हैं हम कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या है, कंटिन्यूअली बीइंग डिस्टर्बटेड बाय, ये जो है ये डिस्टर्ब होता है, किस किस फैक्टर से ये डिस्टर्ब होता है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है, इंटेंस हीट, कोल्ड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। फिर से इंटरनल स्टिमुलाई हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, एक्सरसाइज करने से हो सकता है। डिस्ट्रप्शन आर यूजुअली माइल्ड एंड टेम्पररी। तो ये सारा क्या होता है कि ये सारा जो फैक्टर्स है ये डिस्टर्ब भी करता है और ये सारा मतलब टेम्पररी फैक्टर्स है। बिकॉज क्या होता है कि कुछ भी अगर मान लीजिए हीट, कोल्ड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा चीज़ रिकवर हो सकता है। जहाँ गर्मी है वहाँ ठंड हो सकता है, ठंड है तो गर्मी हो सकता है, ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन दिया जा सकता है। तो ये सारा क्या है, मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, ये सारा मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर क्या बोलते हैं कि अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होता है, अगर इन केस नहीं होता है तो डेथ भी हो सकता है। सो होम्योस्टेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म।